हो गया। नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पिछले काफी टाइम से यार सेट हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से कंटिन्यू अब सेट चलेगा और एनटीपीसी के पेपर तक तो लगभग कंटिन्यू ही रहेगा। ओके ना? तो ये जो सेट है, ये सेट नंबर कितना है? हो 635 नंबर सेट है। ऑफलाइन में तो लगातार सेट चल ही रहा है, पर ऑनलाइन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेट का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डल जाएगा। ओके ना? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए, आसान सा सवाल है, सब लेटेस्ट सवाल ही होगा। एएलपी 2024 का ये सब सवाल है। कहा एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एवं 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से 3 किलोमीटर की चार क्रमिक दूरी, यानी कि 3-3 किलोमीटर का जो है चार लगातार डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये चारों डिस्टेंस जो है मेरे भाई इक्वल है। का 3-3 किलोमीटर का जो है चार लगातार दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एवं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो कहा कि उसके संपूर्ण पूरा दूरी में कार का औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालना होगा ना, तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। ये बस इस चीज के लिए यूज करेंगे कि ये 3-3 किलोमीटर का चार लगातार डिस्टेंस है, यानी ये चारों दूरी बराबर है, ये चारों डिस्टेंस बराबर है। तो अपने हिसाब से कोई भी ऐसा नंबर मान लीजिए जो 10, 20, 30 और 60 से कटे, तो इन चारों से कटने वाला नंबर 60 है, यानी कि ये दूरी मान लेते हैं 60 किलोमीटर। 60। और ये हमको समझाना है इसलिए इतना लिख रहे हैं, आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। 60 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर का ये चार क्रमिक दूरी है। ध्यान रखिएगा, इस 3 किलोमीटर का कोई यूज नहीं है। यूज करके भी बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन फ्रैक्शन में कैलकुलेशन होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपने हिसाब से हमने डिस्टेंस मान लिया 60-60 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड क्या होता है आप सबको पता है सर। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 चार बार है, तो 60 गुना 4 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 240 है। अच्छा, ये 60 किलोमीटर अगर 10 के स्पीड से जाइएगा समय लगेगा कितना। ये 60 किलोमीटर 20 के स्पीड से जाइएगा समय लगेगा 3, 30 के स्पीड से जाएंगे 2 और 60 के स्पीड से जाएंगे तो टोटल टाइम लगा 6, 3, 9, 9, 2, 11 और 1, 12। तो ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना, 20 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन है। तो ऐसा सवाल पहले भी कई बार पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड निकालना हो या फिर जब भी एवरेज निकालना हो तो रियल वैल्यू का यूज नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई नंबर एज्यूम कर लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखिए, कहा 11,000 रुपए पर 2 वर्ष 4% वार्षिक ब्याज के दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहा कि सर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से सीआई क्या होगा। तो आप सबको पता है कि सर 2 साल का सीआई जब भी निकालना हो तो ये सक्सेसिव घटना का केस होता है। तो 2 साल का अगर सीआई निकालना है तो ए बी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो 2 साल का सीआई क्या होगा, तो 4+4 गुना 4/100। तो ये है 4+4 8 प्लस ये 4 गुना 4 16/100, बट्टा में 2 जीरो अगर हटाएंगे तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो 16/100 यानी कि 0.16। अर्थात 2 साल में 4% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 8.16%। कहा 11,000 रुपया प्रिंसिपल है, तो 11,000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 8.16%।
परसेंट से मेरे प्यारे भाई 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से डेसिमल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब 11 से मल्टीप्लाई करिए 6, 11 एकम 11 और 6 17, हाथ में रहा 1, 11 अठे 88 और 1 89, डेसिमल एक अंकों से पहले हो जाएगा, यानी 896.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है कि नहीं। चलिए देखें, कहा यह तो सवाल कल ही हम लोग कर लिए थे, लेकिन कल वीडियो बना नहीं था तो इसको फिर से कराना पड़ेगा। देखिए जैसे यार मान लीजिए ये कोई नल यानी पाइप है, ये कोई पाइप है, और पाइप का ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मुहाना है ना, ये मुहाना है, इसको मैथे ऐसे तो आप इसको सिंपल बोलिएगा मुहाने का क्षेत्रफल, मुहाने का क्षेत्रफल। लेकिन मैथमेटिक में इसको, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मुहाने का एरिया यानी अनुप्रस्थ काट एरिया। ओके, अब मान लीजिए इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, भाई इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, मान लीजिए नीचे कोई ये बर्तन है, अब इस बर्तन में पानी गिर रहा है, तो ये जो गिराए गए पानी, नल के द्वारा जो पानी गिराया जाएगा, तो उस पानी का क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो आप बोलेंगे सर कि ये तो डिपेंड करेगा कि इस नल में कितना स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है। जैसे कई बार आप देखते हैं घर उर में जब नल चालू करते हैं, तो अगर उसमें स्पीड कम रहता है तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो स्पीड पे डिपेंड करता है कि इसमें किस स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है, तो ये पानी के स्पीड पे डिपेंड करेगा। दूसरा, मुहाना के एरिया पे, अगर मुहाना छोटा होगा तो उससे कम पानी गिरेगा, और मुहाना जो है ये बड़ा होगा तो ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर दोनों पाइप में सेम स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है मेरे भाई, ये दो पाइप है, इसका मुहाना छोटा है तो इससे कम पानी गिरेगा, इसका मुहाना बड़ा है तो इससे पानी ज्यादा गिरेगा। तो ये जो पानी का क्वांटिटी है ये मुहाना के एरिया पे डिपेंड करता है, और साथ के साथ ये डिपेंड करता है कि कितने देर तक आपने नल को ओपन रखा है। ओके, तो गिराए गए पानी का मात्रा यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है ए गुना भी गुना टी, ए गुना भी गुना टी। ये ए क्या है, ए फॉर एरिया है, एरिया किसका एरिया, मुहाने का एरिया, या अनुप्रस्थ काट एरिया भी बोल सकते हैं। और ये भी क्या है, वेलोसिटी, और टी फॉर टाइम है। ओके, यानी किसी भी पाइप के द्वारा गिराए गए पानी का क्वांटिटी क्या होगा, तो ए गुना भी गुना टी, ए फॉर एरिया, भी फॉर वेलोसिटी एंड टी फॉर टाइम। ओके ना। जैसे अगर मुहाना, ये मुहाना कैसा है, वृत्ताकार है, तो मुहाने का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए ये पाइप है और इस पाइप का मुहाना आयताकार है, तो इस मुहाने का एरिया क्या होगा, तो अगर मुहाना आयताकार है तो आयत का एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी नल या पाइप के द्वारा जो पानी गिरेगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि उस पाइप में किस स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है। दूसरा, कि उस पाइप का जो मुहाना जिससे पानी गिर रहा है उसका मुहाना का एरिया क्या है, ज्यादा रहेगा ज्यादा पानी गिरेगा, कम रहेगा कम पानी गिरेगा। और साथ के साथ आप कितना देर तक नल को ओपन रखे हैं, तो समय हो गया, वेलोसिटी हो गया, और मुहाना के एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कहा कि सर 1.5 मीटर लंबा इंटू 1.25 मीटर चौड़ा, आयाम मतलब साइड होता है, भुजा को आयाम बोलते हैं, एक आयताकार पाइप है। भाई एक आयताकार पाइप है, तो पाइप अगर आयताकार है तो इसका मुहाना आयताकार होगा, और इसका लंबाई दिया चौड़ाई दिया है। आगे कहा कि पाइप के माध्यम से 200 मीटर लंबा एवं 150 मीटर चौड़ी भुजा वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से पानी भरा जाता है। एक टंकी है मेरे प्यारे भाई, इस तरह का एक टंकी होगा। अब कहा इससे पानी इस टंकी में आप भर रहे हैं, ठीक है, टंकी का लंबाई चौड़ाई दिया है। कितने समय में, मेन सवाल यही है कि कितने समय में
पानी के स्तर में 2 मीटर का वृद्धि होगा। जैसे ये जो टंकी है ना, इसमें 2 मीटर पानी बढ़ेगा, यानी कि 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। तो टंकी का ऊंचाई भी दिया है, टंकी का लंबाई दिया, टंकी का चौड़ाई दिया और टंकी का ऊंचाई भी दिया है। तो बताइए इस पाइप के द्वारा गिराए गए पानी का क्वांटिटी क्या होगा? इस पाइप के द्वारा गिराए गए पानी का क्वांटिटी होगा ए गुना भी गुना टी। ए क्या है? तो इसके अनुप्रस्थ काट एरिया यानी मुहाना का एरिया, और मुहाना आयताकार है तो आयत का एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई इनटू। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में यूनिट पर तो एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। वेलोसिटी है, वेलोसिटी दिया है मेरे भाई 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 ये सब मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना और इनटू टाइम। कितने देर तक आपने चलाया यही तो पूछा है, हमने मान लिया टी समय तक चला है। तो टी समय में पाइप के द्वारा जो पानी गिरेगा, टी समय में जो इतना पानी गिराएगा, इस पानी से कहा ये जो टैंक है भर जाएगा। तो इस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? टैंक का लंबाई है 200, चौड़ाई है मेरे प्यारे भाई 150, और कितना ऊंचाई तक पानी भरा है? 2 मीटर ऊंचाई तक। तो पाइप के द्वारा टी समय में गिराए गए इस पानी के मात्रा से कहा यह टैंक भर गया है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको जरा काट पीट करिए तो ध्यान से देखिए, यहां डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10, यहां से डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 100। क्लियर है? अब काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 चौक 100, 5 से 15 से डायरेक्ट काट देते हैं, ये 10 बार में है कि नहीं। अब 4 से काटिएगा ये 5 बार में, 5 पचे 25, 25 से कितना बार? 8 बार। उसके बाद अगर काटेंगे 5 से, ये 2 बार कट गया। अब टाइम जो आएगा ये उधर है 8 गुना 2 16, 160 इंटू ये क्रॉस होगा 18 दूना 36, क्रॉस हो जाएगा तो ये 36। अब ये जो टाइम आया इसका यूनिट क्या होगा? तो ध्यान रखना ये तो किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में लाए थे, तो यहां जो टाइम आएगा इसका यूनिट सेकंड है, पर आंसर मिनट में बोला है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 6 छक 36, तो 16 छक 96 मिनट में पूरा टंकी जो होगा क्या होगा? भर जाएगा। देखिए तो ये ध्यान में रखना है, केवल गिराए गए पानी का क्वांटिटी ए गुना भी गुना टी होगा। अब देखिए का ये तो बहुत आसान सवाल है। त्रिभुज के भुजा का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर, और कहा ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करें। त्रिभुज के जब तीनों साइड का लेंथ मालूम है और जनरल ट्रायंगल अगर है तो एरिया एस वाला नियम से निकाल लेते हैं। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना? 7 5 12 और 10 22 और बट्टा 2 यानी 11। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, लिखने का जरूरत नहीं है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, तो एस है 11 इंटू एस माइनस ए 11 में से 5, 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 10 जाएगा 1। आप जरा देखिए तो मेरे प्यारे भाई, ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 11 छक कितना? 66। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है कि नहीं? आसान है। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन करना है, यहां ए है, ये ए। ठीक है, देखिए ये आसान सा सवाल है। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, उसी को ये ब्रेक करके लिख दिया है, ये फॉर्मूला दे दिया मान लीजिए, और पूछा है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इन चारों में से ये किसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो देखें यार सिंपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर में इवन नंबर है तो ये वाला टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, 3b का स्क्वायर करिएगा 9b स्क्वायर, और c का स्क्वायर करिएगा प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आगे 2ab होता है कितना? तो 2 गुना a गुना b करिएगा तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस 2ab 2ab करेंगे तो 6ab हो जाएगा।
फिर 2BC होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 2BC, तो 2 गुना 3 6BC। फिर CA होता है, CA 2CA, यानी कि माइनस इंटू प्लस -2CA। तो ये देखिए तो -6AB है ही, +6BC है ही, और -2CA है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझिए जैसे हम बता दे रहे हैं, आगे और डिफरेंट है। मान लीजिए जैसे A+B+C का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, A² प्लस B² प्लस C² प्लस ट्वाइस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। लेकिन मेरे प्यारे भाई मान लीजिए A-B और +C का होल स्क्वायर आपसे पूछे, तो अच्छा, यहां तक तो पावर इवन नंबर होगा, तो इवन में कोई प्लस कोई माइनस में रहे, जब पावर इवन है तो सब पॉजिटिव ही रहेगा। तो A² प्लस B² और प्लस C²। अब यहां बताइए, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस -2AB। आगे माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस -2BC। सिमिलरली प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस +2, ये हो जाएगा ना। अच्छा एक आप लोग बताइए, मान लीजिए A-B-C है, अगर इसका स्क्वायर पूछे तो क्या होगा, तो सर A² -B का स्क्वायर करेंगे तो +B² हो जाएगा, है कि नहीं। फिर -C का स्क्वायर करेंगे तो +C² हो जाएगा। मेन अब यहां से लिखना है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -2AB। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस +2BC। अगेन माइनस इंटू प्लस -2, या ये सी, है कि नहीं। तो वही चीज है, A-3B-C के होल स्क्वायर को पूरा इसका लिख दिया है फॉर्मूला, तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कहा बेलन का त्रिज्या उसके ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर जो है अधिक है। कहा यदि सिलेंडर के घुमावदार, घुमावदार कहने का मतलब जो कर्व वाला पोर्शन होता है ना, कर्व वाला घुमावदार सतह, यानी कर्व एरिया दिया है 792 वर्ग सेंटीमीटर, तो कहा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²H। अच्छा पाई में तो 22 है, सब इंटीजर में आंसर दिया है, और पाई में 22 होता है, और 22 में 11 होता है कि नहीं। यानी आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता ही होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां 5 6 या 3 9 नहीं होगा, 5 5 10, 2 4 6, 10 और 6 का अंतर 4, ये भी नहीं। यहां देखिए 5 4 9, 5 4 9, 9 9 का अंतर 0 हो गया, यानी कि यही है। ओके ना, आगे 5 1 6 7 2 9, तो 6 और 9 का अंतर 3, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे चेक कर लेना है, बेसिक तो बना ही लेंगे आप लोग, है कि नहीं। चलिए देखिए जरा इसको, कहा P और Q का वेतन मिलाकर 2000 रुपया है, दोनों के वेतन का सम दिया है 2000। कहा P अपने वेतन का 95% खर्च करता है और Q अपने वेतन का 85% खर्च करता है, यदि अब उनकी बचत समान है। अच्छा क्या बोला है, दोनों का जो सेविंग है वो क्या है, दोनों का सेविंग सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए का P का वेतन P रुपया होगा, P अपने इनकम का 95% अगर खर्च करता है तो सेविंग कर रहा होगा कितना, 5%। और Q अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, यानी सेविंग कर रहा होगा कितना, 15%। और इसने साफ बोला है सर दोनों का सेविंग जो है क्या है, इक्वल है। अब 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटिए 3 बार। P और Q का रेशियो क्या आ गया, 3:1। P और Q क्या था, P का इनकम P रुपया था, Q का इनकम Q था, ये रेशियो दोनों के इनकम का आ गया। P का इनकम है 3 यूनिट, Q का इनकम है 1 यूनिट, तो दोनों को मिलाकर टोटल इनकम कितना, 4, पर एक्चुअल में टोटल इनकम कितना दिया है, 20,000, यानी 4 यूनिट का वैल्यू है 20,000। 4 यूनिट का वैल्यू 20,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20,000 बट्टा 4 हो गया। कहा P का वेतन क्या होगा, P का वेतन कितना, तो 3 से गुना, 4 × 5 = 20।
तो 5 × 3 1500 ऑप्शन है ना। देखिए कहा अर्पिता, ये इक्वेशन वाला सवाल है, 2 सवाल पिछले सेट में भी किए थे, तो इस तरह का सवाल अभी ट्रेंडिंग में है। अगर आप देखेंगे कल आप लोग को ऐसे जीवन ज्योति तो आज ही कराएंगे, आरपीएफ एसआई वाला जो हुआ था अभी से एग्जाम हुआ ना, तो उसका भी कराएंगे, तो उसमें भी आपको इस तरीके का सवाल मिलेगा। तो ऐसा सवाल हमेशा से पेपर में आता है, होता है काफी आसान, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना, कैलकुलेशन भी आसान होगा, प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कहा अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदती है। मान लेते हैं यार एक संतरे का प्राइस है ₹1 और एक केले का प्राइस है कितना, ₹22। तो अगर 9 संतरा खरीदी है तो कितना हो गया टोटल करेमूल 9x। एक केला ₹22 का है तो 8 केला कितने का हो गया 8/, और दोनों को मिलाकर टोटल प्राइस है कितना 273। फिर आगे कहा जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो गया। अच्छा एक संतरे का प्राइस 10% कम हो गया तो पहले प्राइस कितना था एक संतरे का x, और 10% घट गया, 10% होता है 1/10, यानी 10 पर 1 का कमी हो गया, तो नया प्राइस हो गया कितना 9, यानी अब एक संतरे का कीमत है इतना, अब एक संतरे का कीमत इतना है। और कहा केला का मूल्य वही रहता है, यानी केले का मूल्य अभी भी कितना रुपया है ₹22 ही है। तो कहा कि भाई मेरे 5 संतरे और 10 केले का मूल्य ₹210 हो जाता है। अच्छा भाई अब एक संतरे का मूल्य इतना है तो 5 संतरे का मूल्य कितना होगा 5 से गुना। केला का मूल्य एगो केला का मूल्य अभी भी उतना ही है जितना पहले था ₹22, और अब केला कितना खरीद रहे हैं 10 ठो, तो ये इतना हो गया, और इनको मिलाकर टोटल प्राइस कितना हो गया है ₹210 है कि नहीं। अब 5 से इसको काटेंगे 2 बार में। अच्छा बट्टा में 2 है, एक बात बताइए, बट्टा में 2 है तो 2 से सबको गुना कर दीजिए ताकि इंटीजर बन जाए। तो 2 से सबको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 9x और प्लस ये हो जाएगा 20/, और 21 दूना 42 400। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, आप करिए क्या, 2 इक्वेशन है तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि सेकंड वाला में से फर्स्ट को अगर घटाएंगे तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, अब 20/, में से 18/, सॉरी 8/, घटेगा कितना 12/, और 420 में से अगर 276 को घटाइएगा कितना बचेगा 144, 12 से काटिएगा तो 22 आ गया 12। अब 22 का वैल्यू 12 आ गया तो x का भी मान निकाल लेते हैं। अगर आप x निकालेंगे यहां से देखिए x निकालिएगा तो ये 9x है प्लस पाई, अगर 12 है तो 12 8 है 96, तो डायरेक्ट कर देते हैं 96 उधर जाके 276 में से घटेगा, 276 में से अगर 96 को घटाइएगा तो मेरे प्यारे भाई कितना 180, तो x का वैल्यू आ गया। अब सवाल कहा कि 3 संतरे, अच्छा एक संतरे का प्राइस है कितना 20, तो 3 संतरे का प्राइस कितना 60, एक केले का प्राइस है 12 तो 4 केले का प्राइस कितना 48, तो हो जाएगा ₹108। बस इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और कर ही सकते हैं, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। अब ये देखिए ये भी आसान सा सवाल है यार, कहा चतुर्भुज PQRS, एक चतुर्भुज है PQRS, कहा कि भाई चतुर्भुज PQRS है, ये कोई भी रैंडम चतुर्भुज मान लीजिए ना, कोई भी चतुर्भुज है, मान लीजिए ये है PQRS। कहा कि Q और S का योगफल 150 है, Q और S का योगफल कितना दिया है 150। कहा कि P और R का अनुपात 4:3 है। एक बात आप बताइए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, चारों कोनों का योग, तो 360 डिग्री चारों कोनों का योग 360 होता है, उसमें से Q और S का अगर योग घटा दीजिएगा, Q और S का योग घटा दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो ये 210 डिग्री आएगा, और ये जो 210 डिग्री आया ये किसका योगफल होगा P और R का, P और R का। तो कहा कि भाई ये जो P और R का एंगल, P और एंगल R का रेशियो है, ये कितना का रेशियो है 4 और 3 का, तो 4 और 3 कितना 7, 7 यूनिट बराबर मेरे प्यारे भाई कितना है 210, तो 1 यूनिट बराबर
3, तो कहा बताइए आर का एंगल आर कितना हो जाएगा, 30 है, तो एंगल आर कितना होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन ए। समझ पाए बात को। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री, उसमें से अगर चारों कोनों के योग में से एस और क्यू 150 है, घटा देंगे तो पी और आर का सम आ जाएगा 210 डिग्री, और पी तथा आर का रेशियो है 4:3, तो 4 और 3 7, 7 बराबर 210, 1 बराबर 30, तो आर का वैल्यू 3 यूनिट का वैल्यू 90 हो जाएगा, है ना। देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है यार। अच्छा 584 का जब स्क्वायर करिएगा तो वैल्यू इतना आएगा, तो इसका उल्टा भी तो बोल रहे हैं कि अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो 584 आ जाएगा। भाई जब 584 का स्क्वायर करने पर यह वैल्यू आएगा तो इसका वर्गमूल करने पर 584 आएगा। बस फर्क यहां पर यह है कि जो आपको नंबर दिया है ये नंबर तो सेम ही है, बस यहां डेसिमल है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो आपको पता है कि सर वर्गमूल तो 584 ही आना है, लेकिन रूट के अंदर 4 अंक से पहले डेसिमल है तो रूट के बाहर 2 अंक से पहले डेसिमल होगा, यानी कि 5.84 हो जाएगा। कहा 4, देखिए ये सवाल, कहा 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरा है, 4 मीटर ऊंचा एक चबूतरा है। ध्यान से देखिए तो जरा, ये मेरे प्यारे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है। अब कहा एक 4 मीटर ऊंचा चबूतरा है, 4 मीटर ऊंचा जो है ये चबूतरा है, ठीक है। चबूतरे का ऊंचाई दिया है 4 मीटर। कहा कि सर चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर के दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया है। देखिए इस चबूतरे से कुछ दूरी पर जो है 50√3 मीटर ऊंचा, 50√3 मीटर ऊंचा है, सॉरी इस चबूतरे से 50√3 मीटर के दूरी पर एक मीनार है। कितना दूरी पर है, 50√3 मीटर के दूरी पर है। और कहा चबूतरे के ऊपरी सतह के तल से मीनार के टॉप का उन्नयन कोण नापा गया है, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन मापे हैं। सवाल कहा यदि मीनार 54 मीटर ऊंचा है तो चबूतरे के ऊपरी तल से नीचे का उन्नयन कोण, चबूतरे के ऊपरी तल से किसके नीचे का उन्नयन कोण, चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण होना चाहिए यार, मीनार, किसका उन्नयन कोण निकालना है, मीनार का। अच्छा एक बात बताना आप लोग, ये टोटल है 55 मीटर, टोटल कितना है, और ये वाला कितना है, ये अगर ये 4 है तो ये वाला भी मेरे भाई कितना, पूरा 54, ये 4 है तो ये वाला 85। अब इनका रेशियो जड़ा लीजिए तो 50 से काटेंगे तो ये एक बार, और 50 से काटेंगे तो ये कितना, अच्छा ये एंगल के सामने 1 है और ये √3 है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। tan 30 होता है 1/√3। जैसे मान लीजिए ये है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 क्या होता है, √3/1 होता है, √3/1 यानी कि लंब √3 होगा और आधार कितना होगा, तो 60 के सामने √3, और ये एक, अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो ये 1 होगा और ये कितना होगा √3 होगा। और अगर 45 डिग्री एंगल है मेरे प्यारे भाई, तो 45 होता है 1, तो ये 1 और ये भी 1, तो ये 1/√3 यानी एंगल होगा 30 डिग्री, √3/1 है तो एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री है। जैसे मान लीजिए आपको अगर हम ये बोले ये √3 है और ये 1 है, तो बताइए एंगल कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री, तो अब बोलेंगे सर √3/1 तो 60 डिग्री होगा। अगर मेरे प्यारे भाई ये 1 है ये भी 1 है, तो 1 1 है यानी कि कितना डिग्री होगा, तो सर tan 45 1/1 होता है, यानी कि 45 डिग्री। अगर ये मान लीजिए 1 है ये √3 है, तो 1/√3, 1/√3 tan कितना डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए यही है ना, 11 तो हो ही गया। देखिए कहा 45 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत निकालना है।
तो एक चीज ये तो फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, एक से लेकर लगातार n तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है। एक से लेकर लगातार n तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1/6, है कि नहीं। अब मेरे प्यारे भाई ये तो योग हो गया। अगर हम बोले इनका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज अगर निकालना है तो सभी संख्या के योग में एक से लेकर n तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर के योग में टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। और नंबर कितना, एक से लेकर n तक n नंबर है, तो n से n कट गया, यानी एवरेज हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 और बाई 6। तो यही चीज कहा है कि बताइए एक से प्रथम 45 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, यानी एक से लेकर लगातार 45 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालना है तो एक से लेकर n तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। तो n का काम 45 कर रहा है, तो 45 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 46 इंटू 45 दूना 90 और प्लस 1 91/6। तो 2 से 3 बार, 2 से 23, तो 23 एकम 23 हाथ में रहा, तो 23 नमा 207, 207 का 2 कितना हो जाएगा, 209 ना, और बट्टा 3, तो 3 छक 18, 2 और 9 29, 3 नमा 27, 2 और 3 23, 3 सते 21, हाथ में रहा 2, 3 छक 18, 697.6, 697.6 लगभग यही है कि नहीं। देखिए ये तो आसान सा सवाल है। कहा केशव और विपुल के वर्तमान आयु का रेशियो 9:10 है। केशव जी हैं और ये विपुल का, इनके प्रेजेंट एज का रेशियो है 9:10। फिर बोला कि सर 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 होगा। 12 वर्ष बाद इन दोनों के एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 13 है कि नहीं। तो आप सबको पता है कि दो व्यक्ति के एज का जो गैप होता है वो ऑलवेज सेम होता है। प्रेजेंट में मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई आपसे 3 साल छोटा है, तो आज अगर 3 साल छोटा है तो 10 साल पहले भी वो 3 साल ही छोटा रहेंगे, 15 साल बाद भी 3 साल ही छोटा रहेंगे। यानी दो व्यक्ति के एज का जो गैप होता है ये ऑलवेज सेम होता है मेरे भाई। तो यहां बताइए तो प्रेजेंट में केशव और विपुल के एज का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। विपुल केशव से कितना बड़ा है, आज कितना बड़ा है, 1 यूनिट। और 12 साल बाद विपुल जो है केशव से कितना बड़ा होगा, 1 ही यूनिट बड़ा होगा। तो यानी कि गैप सेम है, और गैप सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। गैप सेम है तो बताइए तो केशव के एज में कितने का इंक्रीमेंट आया है मेरे प्यारे भाई, 4 यूनिट का। केशव के एज में 4 यूनिट का इंक्रीमेंट आया है, 4 यूनिट एज बढ़ा है। लेकिन ईयर में कितना ईयर बढ़ा है, आज प्रेजेंट है तो 12 साल बाद कितने ईयर का वृद्धि हुआ है, 12 यूनिट का। कितने यूनिट का, तो 12। 4 यूनिट अगर 12 है तो बताइए 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3। अब 1 यूनिट अगर 3 होगा मेरे भाई तो केशव की वर्तमान आयु, केशव का परसेंटेज कितना है, 9। 1 बराबर 3 है तो 9 बराबर कितना, 27। ऑप्शन ए। ओके सही है। देखिए नेक्स्ट कहा, यह भी अच्छा सवाल है। कहा पाइप पी और क्यू एक पानी के टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। पी जो है ये 10 घंटे में भरेगा और क्यू 15 घंटे में भरेगा। कहा आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। आर जो है 12 घंटे में पूरा टंकी खाली कर देगा। यानी तीनों पाइपों का समय दिया है कि भैया पी और क्यू जो है ये दोनों तो भरने वाला है, लेकिन आर जो है टंकी खाली करेगा। तो आगे सवाल पढ़ने से पहले इन तीनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो टोटल कैपेसिटी कुछ एज्यूम कर लीजिए, जो 10 15 12 से कट जाए कितना, 60। 10 छक 60, 15 चौक 60,
और 12 पचे 60 खाली करने वाला है, तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से डिनोट कर दिए। तो भाई तीनों पाइप का एफिशिएंसी पता कर गए। अब जरा सवाल को गौर से पढ़िए। कहा कि प्रारंभ में टंकी खाली है, प्रारंभ में टंकी खाली है और केबल केबल पाइप जो है, देखिए इसको, कहा केबल पाइप पी तथा क्यू को 6 AM में खोलते हैं। 6 AM यानी मॉर्निंग के 6 बजे केबल पी और क्यू को ओपन करते हैं और पाइप आर को 9 AM में खोल दिया गया है। एक बात बताइए, सुबह के 6 बजे जो है, सुबह के 6 बजे केबल पी और क्यू को ओपन किए और जैसे ही 9 बजा आपने आर को भी ओपन कर दिया, तो 9 बजने तक पी और क्यू कितना देर चला होगा? 6 बजे ओपन किए हैं तो 9 बजे तक 3 घंटा पी और क्यू चला होगा। तो आप बताना पी और क्यू जो है 1 घंटा में कितना भरता है? 10। तो 3 घंटा में कितना भर दिया होगा? 30 यूनिट। 30 यूनिट भर दिया है। कितना बजे तक? 9 बजे तक 30 यूनिट भर गया और 9 जैसे ही बजा उसके बाद आपने आर को भी ओपन कर दिया। तो 9 बजे के बाद कौन कौन सा नल ओपन हो गया होगा? पी और क्यू तो पहले से ओपन है, 9 बजते ही आपने आर को भी ओपन कर दिया, तो 9 बजे के बाद तो तीनों ओपन है। और जब 9 बजे के बाद तीनों ओपन है, 60 लीटर का टंकी था, 30 लीटर भर चुका है, यानी अभी और कितना भरना बाकी है? 30। लेकिन अब होगा क्या कि P और Q तो भरेगा। 9 बजे के बाद कहानी क्या होगा? P तथा Q भर रहा होगा और R खाली कर रहा होगा। तो P 6 या 4, P Q मिलकर 10 भरेगा और R 5 क्या कर देगा? निकाल देगा। तो 9 बजे के बाद हर घंटे 5 ही लीटर पानी जाएगा टंकी में, चूंकि 10 लीटर भर रहा है और R 5 लीटर निकाल दे रहा है, यानी कि 9 बजे के बाद टंकी में हर घंटे पानी जाएगा कै लीटर? 5 लीटर। यानी कि जब तीनों ओपन रहेगा तो बचा हुआ 30 लीटर भरने में कितना घंटा समय लगेगा? 6 घंटा। यानी कि 9 बजे के बाद 6 घंटा लगेगा टंकी को भरने में। तो 9 बजे के बाद 6 घंटा लगेगा, तो 9 और 6, 9 में 6 जोड़िएगा तो मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? दोपहर का 3 हो जाएगा। सुबह के 9 में अगर 6 घंटा ऐड करेंगे तो दोपहर का 3। चलिए ये देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है। आप बताना, ये x का वैल्यू मालूम है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ x है और यहाँ 1/x² है, तो पहले 1/x निकालिए। और आपको पता है कि x और ये 1/x क्या है? इनवर्स है एक दूसरे का, x का इनवर्स ही तो है 1/x। तो इधर भी इनवर्स करिए, जब इनवर्स करेंगे तो केवल बीच का साइन हो जाएगा चेंज, बीच का साइन चेंज। और बट्टा में ऑलवेज a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो बट्टा में तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने का जरूरत है नहीं मेरे भाई। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कटेगा, x प्लस 1/x क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2√3। और आपको पता है जब इसका पावर दोगुना करेंगे, पावर क्या कर रहे हैं जरा बताइए ना, यहाँ x प्लस 1/x है और यहाँ पावर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो कुछ नहीं करिए, स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए। स्क्वायर करके 2 क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 गुना 3 12, 12 में से 2 गया कितना? 10, है ना। देखिए कहा यदि चतुर्भुज जे के एल एम में कोण का रेशियो दिया है 2:3:5:6। अच्छा एक चीज देखिए, तो क्या ये चारों कोण अलग अलग है क्या? सर चारों एंगल अलग अलग है, चारों एंगल क्या है? अलग अलग है, चारों एंगल अलग अलग है। तो कहा बताइए चतुर्भुज जो होगा वो कैसा होगा? तो जब आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे तो आप तो सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर देंगे, स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का जो प्रत्येक एंगल होता है वो बराबर होता है 90 डिग्री का। प्रत्येक एंगल क्या होगा? बराबर होना चाहिए। तो स्क्वायर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा एंगल अलग अलग है, सारा एंगल अलग अलग है, तो स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली यहां पर पैरेललोग्राम है मेरे भाई, तो ये समानांतर चतुर्भुज जो होता है
इसका होता क्या है, समानांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो, इसमें आमने सामने का कोण बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज हो, इसमें आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर यानी एंगल का दो पेयर सेम होता है, दो जोड़ा सेम होगा। तो कोई भी एंगल बराबर है क्या, कोई भी एंगल बराबर नहीं है। और समानांतर अगर है तो इसका तो दो एंगल सेम होना ही चाहिए। इसका मतलब कि यह समानांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा। उसके बाद काइट, काइट मतलब पतंग होता है। पतंग में भी एक पेयर, एंगल का एक पेयर, कोई भी एक पेयर जो है ये बराबर, जैसे ये दोनों बराबर होता है। क्लियर है, तो कोई एक पेयर बराबर होता है काइट का, तो ये तो काइट भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम जैसे ये ट्रेपेजियम है और ये समानांतर चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है, तो ये दोनों साइड पैरेलल होता है और इसका सारा एंगल क्या होगा, सारा एंगल मेरे प्यारे भाई अलग अलग है, तो ये होगा ट्रेपेजियम। ओके ना, तो ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। देखिए ये कहा किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन परसेंट में तो 100% होता है। कहा 55% महिलाएं हैं, फीमेल अगर 55% है तो बताइए मेल कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। फिर आगे कहा 80% पुरुष आबादी साक्षर है और कुल साक्षरता दर 58% है ओवरऑल। अच्छा, टोटल कितना पॉपुलेशन, टोटल तो 100 होगा, टोटल 100 है, उसमें मेल है 55 और फीमेल है कितना, सॉरी मेल है 45 और फीमेल 55। का पुरुषों में 80% साक्षर है, पुरुषों में कितना परसेंट साक्षर है, तो भाई 55 का 80% निकालिएगा, परसेंट क्या सही, तो 55% फीमेल है, 55 फीमेल है, तो बाकी 45 क्या में, अच्छा 80%, सॉरी का 80% पुरुष साक्षर है, तो 45 का 80% निकालेंगे। ऐसे तो मेंटली कर लेना, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 80% निकालिएगा मेरे प्यारे भाई, तो 20 चौक 80, 20 बचे तो 5 से 9 बार, यानी कितना पुरुष साक्षर है, 36 ठो तो सर पुरुष साक्षर है। जितने पुरुष हैं उनमें 36 ठो क्या है, साक्षर है, यानी पढ़े लिखे हैं। आगे कहा कुल साक्षरता दर यानी ओवरऑल, ओवरऑल साक्षरता दर 58% है, तो ओवरऑल 58% है, तो 100 का 58% कितना होगा, 58 लोग टोटल पढ़े लिखे हैं। तो आप बताइए 58 लोग टोटल पढ़े लिखे हैं, उसमें से 36 मेल है, तो फीमेल कितना रही होगी, फीमेल कितना होगी, 22 होगी कि नहीं होगी। अब 22 महिला साक्षर है कितना में, टोटल फीमेल कितना है 55 में, परसेंट तो 100 से गुना, भाई 11 से 2, 11 से 5 और 5 से, तो 20 गुना 2 कितना परसेंट, 40% हो जाएगा। अच्छा सवाल था। फीमेल है 55%, टोटल पॉपुलेशन 100 है, फीमेल 55% यानी 55 ठो फीमेल है, तो बाकी 45 मेल रहा होगा। कहा कि 80% पुरुष आबादी साक्षर है, यानी कि जितने पुरुष हैं इनमें से 80%, तो 45 का 80% यानी 36 पुरुष साक्षर है। और कहा ओवरऑल जो साक्षरता दर है वो 58% है, यानी ओवरऑल 100 में 58% अर्थात 58 लोग पढ़े लिखे हैं, तो टोटल 58 लोग साक्षर हैं, उसमें से 36 ठो मेल है, तो फीमेल 22 ठो रही होगी। अब ये देखिए, ये भी ठीक ठाक सवाल है, उतना भी अच्छा नहीं पर ठीक है। देखिए कहा ए किसी काम का 20% 4 दिन में करेगा। अच्छा 20% का मतलब कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, 20% यानी 1/, और 1/4 भाग काम अगर 4 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा या नहीं करेगा। तो इसको 1/5, सॉरी 1/5, 20% कितना है 1/5, 1/5 भाग काम जो है 4 दिन में, देखिए ये है 20%, यानी डायरेक्ट लिखने समझ जाइएगा, थोड़ा दिमाग पर जोड़ दीजिए। 20% 1/5 और 1/5 भाग काम कितने दिन में करता है, ये 1/5 भाग काम 4 दिन में करेगा, तो भाई पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 20 दिन। और कहा कि बी जो है 33.1/3%, 33.1/3% यानी कि 1/3, 1/3 भाग काम 10 दिन में करेगा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में।
दोनों वर्कर का टाइम आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क बताइए क्या होगा, ऐसा कोई नंबर जो 20-30 से कट जाए, 60। तो 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, यानी ए पर डे 3 यूनिट काम करेगा और बी पर डे 2 यूनिट काम करेगा। अब मेन कहानी यहां से शुरू होता है, जरा इसको गौर से देखिए। तो कहा उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। यही लाइन इंपॉर्टेंट है। कहा दोनों ने मिलकर, उन्होंने यानी ए और बी ने मिलकर 9 दिन तक काम किया, उसके बाद बचे हुए काम को सी जो है उसने 6 दिन में कर दिया। अच्छा, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, तो 9 दिन में कितना काम कर देगा, 45 काम, है कि नहीं। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, 60। उसमें ए और बी ने 45 काम कर दिया, तो रिमेनिंग बच गया कितना, 15 काम। और कहा इस बचे हुए काम को सी ने 6 दिन में किया है, यानी कि सी जो है 6 दिन में 15 काम किया। तो आप लोग बताइए, बचा हुआ काम सी ने 6 दिन में किया, 6 दिन में बचा हुआ काम, और बचा है कितना, 15, यानी 6 दिन में 15 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 15/6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी एक दिन में सी कितना काम करेगा, 2.5 काम। और कोई भी वर्कर एक दिन में जो काम करता है वही तो उसका एफिशिएंसी होता है। आप एक दिन में जितना काम करेंगे वो आपका क्षमता होगा, तो ये सी का एफिशिएंसी हो गया। अब कहा बी और सी मिलकर समान काम का 75% भाग कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल वर्क है 60 और इसका 75%, 75% यानी कि 3/। कहा इतना काम बी और सी मिलकर कितने दिन में, तो बताइए, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या 4.5 यूनिट काम करेगा, 2 + 2.5 4.5। तो दोनों से काम करवाना है तो दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, ओके ना। तो टोटल वर्क है 60 और इसका 75%, यानी इतना वर्क जो है, कहा बी और सी मिलकर कितने दिन में, तो बी और सी का टोटल एफिशिएंसी 4.5। अब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा। अब काटिएगा तो 4 से 15 बार में, और मेरे प्यारे भाई 15 से 3, 15 तिया 45 से 45 कैंसिल, कितना हो गया, 10 दिन हो गया। देखिए नेक्स्ट। कहा रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2300, विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें कार्टनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, प्रत्येक कार्टन में अंडों का मैक्सिमम संख्या चाहिए, ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई भी खाली जगह ना हो। अच्छा, कोई खाली जगह ना हो, कोई खाली जगह ना हो, यानी कि ये 1530 अंडा पूरा तरह से उस कार्टन में रखा जा सके और ये 2380 अंडा भी पूरा तरह से उस कार्टन में रखा जा सके, कोई खाली जगह हो ना हो, यानी कि ये दोनों पूरी तरह से उस कार्टन में डब्बे में एडजस्ट हो जाए। तो कहा कि बताइए अंडा बिना पैक किया हुआ ना रहे, मतलब वही कहा कि बताइए कि विनीता सॉरी रवि और विनीता दोनों के लिए उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए हुए ना रहे, यानी कि पूरी तरह से पैक हो जाए, पूरी तरह से पैक हो जाए, यानी कि 1530 भी पूरा पूरा कट जाए और 2380 भी पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो ये दोनों नंबर कट जाए तो ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या कि काटने वाला जो भी नंबर होता है वो HCF होता है। ऐसा कोई नंबर आप बताइए जो इसको पूरा पूरा काट दे, उसको पूरा पूरा काट दे, ऐसा ही नंबर तो चाहिए जो पूरा पूरा, कहा कि कोई अंडा शेष ना बचे, पूरी तरह से कार्टन में सेट हो जाए, यानी कि इसको काट दे उसको काट दे। तो बताइए ऐसा नंबर कौन है मेरे प्यारे भाई। प्रत्येक कार्टन में अधिकतम अंडों की संख्या पूछा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या, यानी कि यहां से भी सेंस आ रहा है कि HCF निकालना है, अधिकतम संख्या बोल दिया है। तो इनका HCF निकालने का एक तो तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 2380। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 5 8 850 ना, या तो आंसर 850 होगा या फिर 850 का कोई मल्टीपल होगा, या तो 850 होगा या 850 का कोई फैक्टर, सॉरी सॉरी यार, या तो 850। तो 850 क्या इसको काट पाएगा, 8 दूना 16 ज्यादा ही हो जा रहा है, तो 850 नहीं काट पाएगा, तो इसका फैक्टर बनाइए।
तो 2 गुना 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 425 है क्या? नहीं। फिर 425 का अगर फैक्टर बनाइएगा मेरे भाई 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से तो 5, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, यानी कि 25 85। तो ऑप्शन हो जाएगा एक तो तो देखिए ना, ये 2 से काटे तो 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, फिर 5 से कटेगा 85। तो हाँ ये 85 है, और ये 85 दूना 170, 85 दूना कितना? 170। तो 170 है ही ऑप्शन में। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे छोटा वाला नंबर है 530, डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो देखिए, एक बार में लगेगा मेरे प्यारे भाई 530, बच जाएगा कितना? 850। अब ये 530 आगे उतर कर आ जाएगा, तो ये एक बार में लगेगा 850, 0 8 के। फिर ये 850 आगे उतर कर आएगा, एक बार में लगेगा 600, 0 7 170। फिर ये 680 आगे उतर कर आएगा, 17 चौक 68। लास्ट जो भाजक है यही एचसीएफ होगा, लास्ट भाजक है 170, यानी कि एचसीएफ क्या होगा? 170। का चंद्रशेखर 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा है। 12 एक समान वस्तु को बेचा, यानी कि 12 वस्तु को 420 रुपए में बेच दिया है। 12 वस्तु को कितना में बेच दिया है? 420 रुपया में बेचा है, यानी कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है। 12 वस्तु का सेलिंग प्राइस है कितना? 400। अब कहा कि उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। देखें यार, इस सवाल को करने का बहुत तरीका है, जैसे भी आपको समझ में आए उस तरीके से लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से इसको बनाता है। हम बता देते हैं, जो भी आप जिस तरीके से बनाते होंगे या जो आपको समझ में आए आप उस तरीके से बनाइएगा। बाकी हम बता देते हैं दोनों तरीका। देखें यार, कहा कि 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो आप सबको पता है लॉस कब होता है? जब आप सामान को ज्यादा में खरीद लेंगे और कमे में बेच दिए तो आपको लॉस हो जाएगा, यानी कि लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। अब एक चीज बताइए, आपने 12 वस्तु बेचा है। बेचा है कितना वस्तु? 12 वस्तु। अगर विक्रय मूल्य 12 वस्तु का ले रहे हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी ना होगा जब क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य 12 वस्तु का ले रहे हैं तो क्रय मूल्य भी 12 वस्तु का लेना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य 12 वस्तु का लीजिएगा तो 12 सीपी माइनस लॉस कितना हुआ है? लॉस कितना हुआ है ये जरा पढ़िए। तो लॉस कितना हुआ है? 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। 7 वस्तु के क्रय मूल्य, यानी कि लॉस हुआ है 7 सीपी। ओके। अब सेम वेरिएबल वाला को एक साइड 12 एसपी इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस से इधर आके प्लस का हो जाएगा। 7 सीपी उधर जाके घटेगा 12 में से तो 5 सीपी। अब यहां 12 वस्तु का विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है कितना? 420। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 420, 5 सीपी। 5 से काट दीजिए तो सीपी कितना होगा? 5 8 40, 5 चौक 20, यानी क्रय मूल्य हो गया 84, 84 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इस तरीके से कर लीजिए, ये भी तरीका अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लॉस या प्रॉफिट जो भी बोलेगा सवाल में, लॉस हो रहा है या कुछ वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ या हानि जो भी बोलेगा, बस ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहां कहा है कि 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। जो हानि हुआ है किसके रिस्पेक्ट में बोला है? क्रय मूल्य के बराबर बोला है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? अब ये लिखना नहीं होता है, ये आपको माइंड में कर लेना। बहुत सारी चीजें आप दिमाग में करते ही हैं, तो वैसे इस चीज को, ये सब चीज जो है मेंटली, चूंकि आपको प्रैक्टिस है तो आप मेंटली कर लेंगे, ये चीज लिखने का जरूरत नहीं होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो आप बताना मेरे प्यारे भाई, 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, यानी कि लॉस कितने रुपया का हो गया? 7 रुपया का। अच्छा, 12 वस्तु आप बेचे हैं
तो विक्रयमूल्य 12 वस्तु का ले रहे हैं तो क्रयमूल्य भी 12 वस्तु का लेना पड़ेगा। तो एक वस्तु अगर 1 रुपया में खरीदे थे तो जो 12 वस्तु बेचने गए हैं वो कितना में खरीदे होंगे, 12 रुपया में खरीदे होंगे 12 वस्तु। और 12 वस्तु आप खरीदे हैं 12 रुपया में, 7 रुपया का ये एक वस्तु का मान लेते हैं क्रयमूल्य, क्योंकि रेशियो तो यूनिट लेस होता है कि नहीं। तो 12 वस्तु का क्रयमूल्य 12, लॉस हुआ है 7 का, क्रयमूल्य है कितना, लॉस 7 का, तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 12 में खरीदे हैं, 7 रुपया हानि हुआ है, इसका मतलब आप बेच कितना में दिए होंगे, 5 में, है कि। अच्छा ये जो रेशियो आया है ये कितने वस्तु का आया है, एकक वस्तु का, कितने वस्तु का, क्योंकि जब रेशियो में लिखेंगे 12 वस्तु का 12, तो 12 से 12 कांस्टेंट कट ही जाएगा, तो 1:1:1, यानी ये जो रेशियो आया है ये कितने क्वांटिटी का है, एक क्वांटिटी का, कि एक वस्तु का क्रयमूल्य 12 यूनिट, एक वस्तु पर लॉस हुआ है 7 रुपया, यानी एक वस्तु को बेचे कितना में, 5 में। अब बताइए 12 वस्तु अगर 420 में बेचे हैं तो एक वस्तु कितना में बेचे होंगे, 420/12, एक वस्तु इतना में बेचे और एक वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना, 5, तो 5 यूनिट बराबर इतना। तो मेरे प्यारे भाई एक यूनिट बराबर कितना, एक यूनिट 84/12, एक यूनिट अगर 84/12 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 12 यूनिट, तो एक बराबर 84/12, तो 12 यूनिट बराबर कितना, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 80, और तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 84। तो हम बोलेंगे कि आप इस तरीके से करिए, ज्यादा अच्छा यही है। अगर आपको अच्छा ये लगता है तो आप इस तरीके से करें, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। देखिए कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कौन सा रेशियो जो है बड़ा है। अच्छा ये भिन्न ही तो है, रेशियो यानी क्या है, भिन्न है, तो इसको लिख सकते हैं 5/7, यहाँ है 2/3, यहाँ है 3/4 और ये है 3/। अच्छा भिन्नों में बड़ा छोटा का पहचान जब भी करना हो तो क्रॉस करके चेक करते हैं। जैसे हम आपको बोले कि यह है 3/5 और यह है 4/7, हम बोले कि भाई दोनों में कौन बड़ा है जरा बताइए, तो सिंपल क्रॉस करिए, 3 × 7 कितना, 21, 4 × 5 कितना, तो 21 बड़ा है, यानी कि ये वाला भिन्न जो है क्या है, बड़ा है। तो बड़ा का पहचान करना है तो चेक करते चलिए। अब देखिए 3×5 = 15, 7×2 = 14, ये 15 है ये 14 है, यानी ये छोटा है, हमको बड़ा चाहिए तो छोटा वाला को हटा दीजिए। 4×5 = 7, ये 20 है ये 21 है, 20 छोटा है इसको हटा दीजिए। 5×3 = 4, ये 15 है ये 12, 12 छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 3/4, यानी कि 3:4। दूसरा तरीका जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है वो करिए, वो तो सबसे अच्छा हम बोलेंगे वही है, 5/7, तो 7 से 5 को डिवाइड करिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड करके लिख लेंगे, है कि नहीं। लेकिन बड़ा छोटा बोला है तो इस तरीके से कर सकते हैं। कहा पी और क्यू ने एक व्यापार में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल लिया। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग में लिया गया। पी के लिए समय पूछ रहा है और क्यू जो है बोला है कि 6 महीने के बाद बिजनेस से निकल गया। तो भाई आपको पता है पी और क्यू ये दो पार्टनर है। कहा कि सर पी ने पूंजी लगाया है कितना, 5 यूनिट, और क्यू का पूंजी कितना है, 13 यूनिट। कहा क्यू ने 6 महीने तक पैसा लगाया है तो क्यू का प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी गुना समय, तो 13 6 महीने तक। पी का पैसा बिजनेस में मान लेते हैं टी समय तक रहा है, तो पूंजी गुना समय ये पी का प्रॉफिट है, पूंजी गुना समय क्यू का प्रॉफिट है, और दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 25/26 हो गया। अब काटिएगा 13 से 2 बार, 5 से काटिएगा 5 बार, 2 से काटिए 3 बार, तो टी बराबर क्रॉस करेंगे मेरे प्यारे भाई, 3×5 कितना हो जाएगा, 15 महीना, ऑप्शन डी है ना। तो ये तरीका है, अच्छा है। देखिए एक बाल्टी में इस तरीके का सवाल भी जो रिप्लेसमेंट वाला होता है ये भी कई तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एलिगेशन लगा लीजिए, जनरल प्रोसेस, बहुत तरीके का मेथड इसमें भी पॉसिबल है। तो कोई एक तरीका से करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए कहा कि एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और एन नहीं बी होगा। ए और बी जो है 7:5 के रेशियो में है, तो ए और बी के क्वांटिटी का रेशियो दिया है।
का 7:5 है। फिर इसने बोला कि यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि मिश्रण में से 9 लीटर निकाल लिए और उसके स्थान पर 10 लीटर बी प्रकार का द्रव डाल दिए। 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं और 10 लीटर बी प्रकार का द्रव डाल दिए, तो कहा कि अब रेशियो 7:9 हो गया। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, मान लीजिए कि आप एक बाल्टा शरबत बना के रखें, चीनी कुछ लिए कुछ पानी लिए, दोनों को खूब अच्छे से मिलाकर एक बाल्टा शरबत बना दिए, है कि नहीं। अब उसमें से मान लीजिए कि एक आध 2 गिलास शरबत निकाल लेंगे, तो क्या जो रिमेनिंग बचेगा वो कम मीठा हो जाएगा क्या, या ज्यादा मीठा हो जाएगा? नहीं, जितना मीठा शुरू में था उतना ही मीठा अब भी रहेगा। हाँ, अलग बात है क्वांटिटी चेंज होगा लेकिन रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं मेरे भाई इनिशियली, यानी कि शुरुआत में टोटल मिक्सचर था 1 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना था? 1 लीटर, और उसमें ए और बी का रेशियो कितना है? 7:5। X लीटर के मिश्रण में अगर ए और बी का रेशियो 7:5 है, ध्यान में रखिए। अब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए हैं तो शेष मिश्रण बच गया होगा कितना? X माइनस, तो उस बचे हुए मिश्रण में भी ए और बी का रेशियो 7:5 ही रहेगा। अगर 1 लीटर का कोई टोटल मिश्रण है, उसमें ए और बी के क्वांटिटी का रेशियो 7:5 है, आप उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए हैं, तो रिमेनिंग बचा होगा कितना? X माइनस 9 लीटर, उसमें भी रेशियो होगा 7:। अच्छा, टोटल मिश्रण कितना था? टोटल X लीटर, 9 लीटर निकाले तो बचा है कितना? X माइनस, फिर इसमें 10 लीटर बी प्रकार का मिश्रण डाल दिए, 10 लीटर बी प्रकार का मिश्रण डाल दिए, तो नया मिश्रण का क्वांटिटी कितना हो गया? X प्लस, और इस नए मिश्रण में ए और बी का रेशियो कितना है? 7:। अच्छा, ओरिजिनल वाला मिलाएंगे तो चेंज होगा, निकालेंगे तो कोई, जैसे मान लीजिए कि गांव में जैसे कैसे शादी ब्याह में होता क्या है कि शरबत ड्रम में घोर लिए हैं, ठीक है, अब उसको आप पिला दिए, सब बहुत सारे लोगों को आप पिला दिए, अब बाहर निकाल रहे हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक बाल्टा निकाल कर कोई आदमी इस रो में गया, एक बाल्टा निकाल कर कोई आदमी इस रो में गया, तो ज्यादा मीठा किसका होगा? सबको सेम ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि अब कोई आदमी आया, उसमें 4-5 बाल्टा पानी डाल दिया, अब उसमें से अगर आप शरबत निकाल रहे हैं तो अब क्या होगा? थोड़ा पंचुछुर नहीं हो जाएगा? थोड़ा कम मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही चीज है, पहले मिश्रण था 1 लीटर, उसमें ए और बी का रेशियो 7:। 9 लीटर निकाल लिए तो जो बचा उसमें भी रेशियो 7:। अब 10 लीटर बाहर से डाल दिए तो रेशियो हो गया 7:। अच्छा बताइए, मिलाए क्या, ऐड क्या किए हैं? बस ये गौर करिए, तो क्या ऐड किए हैं? 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किए, यानी कि बी प्रकार का जो तरल है वो ऐड किए हैं। अगर बी ऐड किए हैं तो ए सेम होना चाहिए, और संयोग से सेम है भी, तो बी 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ा? 4 यूनिट। पर एक्चुअल में कितना ऐड किए हैं? 10। तो 4 यूनिट 10 लीटर है, 1 यूनिट 10/4 यानी 5/2 बोल सकते हैं, 1 यूनिट 5/2 हो जाएगा। तो कहा कि भाई बाल्टी में ए का क्वांटिटी क्या होगा? तो पहले आप क्या निकालेंगे पता है? टोटल मिक्सचर निकालिए, और आपके पास दो रास्ता है टोटल क्वांटिटी निकालने का। टोटल क्वांटिटी आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। अगर यहां से निकालेंगे तो बताइए, 7-5 12, 1 यूनिट बराबर 5/2 है, तो 12 यूनिट बराबर मेरे प्यारे भाई कितना लीटर होगा? लेकिन पता है, ये जो 30 लीटर आया है ये टोटल क्वांटिटी नहीं है, ये टोटल से कितना कम है? टोटल था 1 लीटर, उससे कितना कम है? बोलिए ना, टोटल से। तो ये 30 लीटर जो आया है ये 9 लीटर निकालने के बाद 30 है, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगा? 9 आके इधर ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितना होगा? 39 लीटर। अच्छा, अगर आप चाहें यहां से निकालना तो टोटल मिक्सचर, ये मिक्सचर कितना लीटर है? x+1 का वैल्यू कितना है? 9 और 7 16 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 5/2, तो 16 यूनिट बराबर मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 8×5। लेकिन ये कितना यूनिट का वैल्यू है? x+, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 39, है कि नहीं? यहां x-9, x-9 यूनिट कितना के बराबर? 7-5,
12, तो 1 = 5/2, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12 बराबर बोलिए ना, 12 बराबर 30। 9 इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो कहीं से भी टोटल क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। अब टोटल क्वांटिटी आ गया तो कहा इसमें ए का मात्रा क्या? अच्छा, ओरिजिनल जो मिक्सचर था अपना वो कितने लीटर का था? अब इसमें ए पूछा है तो बताइए शुरुआत में ए कितना था? 7। टोटल कितना में? 12 में। तो भाई 3 से 4 बार, 3 से 13, 13 × 7 = 91, 91/4, 91/4 यानी कि 22 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ओके, बढ़ जाए तो अच्छा सवाल था ये। इस तरीके का सवाल कल भी सेट में 2 ठोक कराएंगे आप लोगों को, प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए, कहा त्रिभुज डीईएफ में कोण डी का समद्विभाजक भुजा ईएफ के बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करता है। यदि डीई जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, इसको सुधार लीजिए। डीई जो है ये 36 सेंटीमीटर है। डीई कितना है? 36 सेंटीमीटर। कहा कि भाई डीई जो है ये 36 सेंटीमीटर है। देखिए, एक त्रिभुज है अपने पास, एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, डीईएफ। ये है डी, ये ई और ये। कहा कि कोण डी का समद्विभाजक भुजा ईएफ के बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करता है। तो कहा एंगल डी का जो बाइसेक्टर है भुजा ईएफ को कहां काटता है? एन पर। और ये एंगल डी का बाइसेक्टर है। एंगल डी का ये क्या है? और आप सबको पता है कि सर, पहले देख लीजिए उसके बाद सवाल में कहा डीई 36 है, ये वाला कितना है? 36 सेंटीमीटर। और डीएफ कितना है? 40 सेंटीमीटर। का ईएफ 38 है। ईएफ ये कंप्लीट लेंथ 38 दिया है, तो एनएफ का लंबाई ये वाला एनएफ, ये वाला पूछा है वैल्यू। अच्छा, आप सबको पहले भी कई बार कराए हैं या ध्यान में होगा भी कि सर एंगल बाइसेक्टर द्वारा जो ये दो खंड बनाना, एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो ये दो खंड बना, इसका रेशियो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होता है। एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बनाए गए खंडों का जो रेशियो होगा अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर। तो भाई 36 और 40 का रेशियो कितना होगा? 4 से 9 और 4 से 10। तो इन दोनों का रेशियो 9:10 है। तो इन दोनों का भी रेशियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इन दोनों का भी रेशियो होगा 9:10। काम खत्म। तो ये वाला 9 यूनिट है, ये वाला लेंथ 10 यूनिट है, तो ये टोटल कितना हो गया? 19 यूनिट। पर सवाल में टोटल लेंथ कितना दिया है? 38 यूनिट। यानी 19 यूनिट का वैल्यू, 19 का वैल्यू है 38। 19 यूनिट का वैल्यू कितना? 38। तो जो दिया है उसका तुलना उससे कर लेंगे और जो निकालना होगा उससे क्या करिएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो निकालना है एनएफ यानी 10 यूनिट का वैल्यू। तो 19 दूना 38 और 10 दूना 20। करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए, कहा एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज के दर एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज का दर 2% अधिक होता, रेट अगर 2% अधिक होता, तो 4 साल में निवेशित धनराशि 640 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा। आप बताइए, रेट अगर 2% इंक्रीज हो गया, इस बात का मतलब क्या हुआ? हर साल आपको 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो हर साल अगर 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा मेरे भाई, तो 4 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? 8%। रुपए में कितना ब्याज ज्यादा मिला और परसेंट में कितना ज्यादा? 8%। तो 8% का वैल्यू है 640। तो का निवेशित धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछा है, अर्थात 100%। तो परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा। 8×8 = 64, 80 बार में तो 8000, ऑप्शन ए। ये देखिए, का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया। तो अर्धवृत्त के अंदर बनने वाले मैक्सिमम एरिया का जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है R²। उसका एरिया क्या हो जाएगा? R²। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। ये समझ भी लीजिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये अर्धवृत्त है, ऐसे तो ये वृत्त है, अभी अर्धवृत्त बन जाएगा। देखिए, अब दिख रहा है क्या? पता चल जाएगा।
तो देखिए ना, इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ये अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त है। ठीक है। अच्छा, इस अर्धवृत्त के अंदर जो मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? उस ट्रायंगल का बेस क्या इस अर्धवृत्त का डायमीटर नहीं होगा? जैसे मान लीजिए मैक्सिमम एरिया का आपको ट्रायंगल बनाना है, तो यहां से बनेगा, इसका एरिया अधिक होगा, या इस ट्रायंगल का एरिया अधिक होगा, या जो एकदम डायमीटर से बनेगा उसका एरिया अधिक होगा। तो जिसका वैसा ट्रायंगल जिसका बेस अर्धवृत्त का डायमीटर होगा, उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? और अगर ये सेंटर है मेरे भाई, तो केंद्र से इधर परिधि को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर। केंद्र से इधर परिधि को मिलाएंगे तो ये क्या होगा? आर। अच्छा, अब ये हाइट जो होगा, ये सेंटर से ऐसे, ये इसका हाइट है। अब आप बताइए, केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो ये वाला भी चीज क्या है? आर है। तो ट्रायंगल का टोटल बेस देखिए, तो आर प्लस आर कितना हो गया? 2r है। ट्रायंगल का बेस 2r है, ट्रायंगल का हाइट मालूम है। तो अगर बेस और हाइट मालूम है तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है 2r और हाइट है कितना? आर। तो दो से दो कट गया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो ये चीज डायरेक्ट याद ही रखना है कि अर्धवृत्त के अंदर बनने वाले मैक्सिमम एरिया का जो ट्रायंगल होगा, उसका एरिया क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36। ओके, चलिए देखिए, कहा दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में यदि ए बी बराबर ई एफ, बी सी बराबर डी एफ, सी ए बराबर डी ई है, तो कौन सा कंडीशन सही है? सर्वांगसम है यार, ये ट्रायंगल दोनों कैसा होगा? सर्वांगसम होगा, सर्वांग समान होगा। तो देखिए, तो ए बी बराबर ई एफ है, ए बी बराबर, तो यहां पर डायरेक्ट एक मिला लीजिए, ए बी यहां है और यहां क्या है? ई एफ है। तो 3 सेट पहले मेरे ख्याल से बताए थे ना। तो यहाँ ए बी और ई एफ क्या है? क्या नहीं, तो ये खत्म। यहां देखिए, तो ए बी है, लेकिन यहां क्या है? एफ डी है, डी एफ या एफ डी कुछ भी बोलिए, ए बी, लेकिन ए बी बराबर ई एफ ना होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए, यहां ए बी है, यहां क्या है? ए बी, और यहां क्या है? डी एफ, क्या है? तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए, ए बी के साथ ई एफ हो गया। फिर बी सी बराबर डी एफ, बी सी, तो बी सी बराबर डी एफ है। फिर सी ए, ये सी ए बराबर डीई है, क्या सी ए बराबर डीई है? यस, यानी करेक्ट उत्तर होगा बी डी। कहा ए और बी समीकरण इसका मूल है, मूल मतलब रूट्स, हल है, हल है, सॉल्यूशन है। तो कहा कि बताइए इसका वैल्यू निकालना। अच्छा, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? ए बी। क्रॉस करिए, ए गुना ए अब प्लस बी गुना बी, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और बट्टा में क्या है? ए बी। हो गया। अब ए और बी क्या है? समीकरण के मूल हैं। ए और बी क्या है? समीकरण का मूल, रूट्स है। तो मूल 3x² माइनस 5x और प्लस 2 इक्वस टू। अब इसका a प्लस बी, ए और बी मूल है ना, तो मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, ये तो माइनस कितना? माइनस इंटू माइनस प्लस, और ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और मूलों का अगर गुणनफल पूछेंगे, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? सी बट्टा ए। तो सी है 2 और ए है कितना? 3। तो बस सब कुछ पता है, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी 5 है, थोड़ा मेंटली करिए ना। 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बट्टा, माइनस ए बी है 2/3, कितना है? 2/3। तो ए बी 2/3, तो 2 गुना 2/3 करिएगा, 4/3, और पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा? 2/3। तो ऊपर मेरे प्यारे भाई एलसीएम 9, तो 3 25 तिया 75 में से 4 जाएगा
अरे 9 एकम 9 तो 25, 3 तिया 9, 4 तिया 12, हाँ सही है, 4 तिया 12, तो 25 में से 12 गया कितना, 13। और आपको पता है फ्रैक्शन के बट्टा में कभी फ्रैक्शन नहीं होता, भिन्न के बट्टा में कभी भिन्न नहीं होता, अगर है तो इसको इन्वर्स कर लीजिए, तो ये 3 बट्टा, तो 3 तिया 9, यानी 13 बट्टा कितना, 13/6, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट, का स्थिर जल में एक नौ की चाल 18 है, धारा की चाल 3 है, धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर दूरी तय करने और वापिस आने में बोट का स्पीड दिया है, वाटर का स्पीड दिया है, कहा धारा के डायरेक्शन में 105 किलोमीटर जाना है और वहां से वापिस आ जाना है, समय कितना लगेगा, तो बताइए 105 किलोमीटर धारा के डायरेक्शन में जाइएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, और जब धारा के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगा, 18 और 3 21, और वापिस आइएगा तो 105 किलोमीटर ही ना, जितना गए हैं उतना वापिस आएंगे, तो 105 किलोमीटर वापिस आएंगे, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। अपोजिट, अब धारा के अपोजिट आ रहे हैं तो चाल आपका घटेगा, घटेगा मतलब 18 में से 3 गया कितना, 15, तो 15 सते 105, 21 बचे, तो 7 + 5 12 हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, कहा एक पासे को 2 बार, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज कर जाता है, ये सवाल कहा क्या है ये समझिए पहले। कहा एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है, यानी कि जब 2 पासा को आप फेंकेंगे ना तो प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, यानी कि दोनों पासा पे आए डिजिट का जो भी नंबर सरफेस पर आएगा उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और आगे कहा है कि कम से कम एक बार संख्या 5 होने का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करिए, जब 2 पासे को आप फेंके हैं तो उसके सतह पर आए अंकों का योग 10 होना चाहिए, लेकिन पूछ क्या रहा है कि कम से कम एक बार 10 होने का, सॉरी एक बार, कम से कम एक बार 5 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले तो ये बताइए आप कि जब 2 पासा को फेंकेंगे तो 10 आने का टोटल इवेंट कितना हो सकता है, 10 आने का टोटल कंडीशन कितना बनेगा, तो या तो पहला पर 4 हो और दूसरा पर, या पहला पर 5 हो और दूसरा पर भी, या पहला पर 6 हो और दूसरा पर, या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो 10 आने का टोटल संभावना क्या है, 10 आने का टोटल संभावना 3, और उसमें से कितना बार 5 आएगा, 5 कितना बार आएगा, तो केवल एक बार जो है दोनों पर 5 आएगा, तो 5 आने का संभावना कितना है, 1, टोटल कितना में, 3 में, तो 1/, ऑप्शन डी। तो चले मेरे प्यारे भाई ये खत्म होता है, और आज से हम लोग एनटीपीसी के एग्जाम तक तो लगभग कंटिन्यू रहेंगे ही, और सेट मेरे भाई बहुत मेहनत लगता है सेट करने में, इसको आप सबको पता भी है, सारा लेटेस्ट सवाल ही रहता है, तो आप लोग इसको करिएगा, बहुत फायदा आप लोगों को होगा, तो इसको करिए आप लोग। आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।